लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? भाषाओं के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हिंदी भाषा का के बारे में। और आज के पढ़ेंगे हम भारत में परिवहन। अरे है इसमें शायद है तो थोड़ी बहुत। घर पे इसके अलावा और क्या तैयारी कर रहे हो? यूपी पुलिस की इसके बाद अभी मतलब एग्जाम वो हो गया था, मुझे क्रैक हो गया तो इसी में जॉब करेंगी, फिर नहीं होगा तो यूपी तो शायद वो यूपी पुलिस की तैयारी कर सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि घर पे दिल्ली पुलिस के लिए और क्या तैयारी कर रहे हो? एक बुक है सामाजिक लूसेंट ब्लू कलर की। ब्लू कलर की नहीं है जिसपे ऐसे अच्छा, दिल्ली पुलिस वाली। जिसपे तीन ऐसे करके वो सिपाही ऐसे। अच्छे अच्छे। आज क्या पढ़ेंगे हम भारत के परिवहन के बारे में। देखो, बुक है ये लूसेंट। लूसेंट बुक है, इसका तुम चाहो तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इस बुक का ऐप भी है जिससे मैं तुम्हें फ़ोटो भेजता हूँ, है ना। पेज नंबर है इसका 8, जिसमें बता रखा है भारत में परिवहन केंद्रीय सड़क निधि का गठन 29 में 1939 में क्या हुआ था गठन? 29 में क्या हुआ था गठन? केंद्रीय सड़क निधि। यानी कि पहली बार हमने सोचा, हमारी सरकार, अंग्रेजी सरकार थी उस टाइम, उन्होंने सोचा कि एक बोर्ड, यानी कि कुछ लोग किसके बारे में देखें? सिर्फ रोड के बारे में देखें। अंग्रेजी हुकूमत ने ये पहली बार लागू करा था 1929 में। और फिर 1960 में जब हम आज़ाद हो गए थे तो इसके बाद क्या करा था? सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे किसकी स्थापना हुई थी? केंद्रीय निधि। ठीक है। अब इन दोनों का फ़ायदा क्या है? इन दोनों को फ़ायदा है भाई, रोड कहाँ पर जितनी ज़्यादा रोड बनेगी ना उतना ही एक देश का विकास होगा। कैसे? नहीं पता? मान लो यहाँ से मुझे आगरा जाना है, रोड टूटी फूटी है, पूरी बिल्कुल ही टूटी फूटी है। तो गाड़ी से गया मैं, एक तो गाड़ी ख़राब होगी मेरी, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा बहुत ज़रूरी काम है तभी मैं आगरा जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है रास्ता ख़राब है। लेकिन वहीं अगर आगरा का रोड ठीक है तो मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाऊंगा ताजमहल दिखाने। सब लोग और लोग जाएंगे क्योंकि वहाँ का रोड कैसा है? ठीक है। वहाँ के किसान दिल्ली आएंगे सब्जी बेचने, और व्यापारी आएंगे अपना माल बेचने। अगर रोड ठीक है, वहाँ पे चोरी धकाड़ी या रोड में अव्यवस्था नहीं है, तो वो कहाँ आएंगे? दिल्ली आएंगे अपना सामान बेचने, जो बड़े व्यापारी हैं।
और हो सकता है आगरा इतनी दूर भी नहीं, तो छोटे व्यापारी भी अपना माल बेचने यहाँ पर आ सकते हैं दिल्ली में। दिल्ली में क्या है, दिल्ली एक बड़ा शहर है जिसकी वजह से यहाँ पे माल की खपत ज़्यादा है। जो लोग आगरा से माल खरीदते हैं और यहाँ पे ऊंचे दामों पे बेचते हैं, वहाँ के किसान क्या करेंगे, वो खुद ही यहाँ पर आकर अपना माल बेच लेंगे, तो उससे क्या होगा ना, ज़्यादा मुनाफा होगा। तो रोड ठीक होने से ये फ़ायदा होता है, गांव शहर से जुड़ते हैं, शहर बड़े शहर से जुड़ते हैं, और बड़े शहर एक अच्छे देश का निर्माण करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक शहर ही देश का निर्माण करे, हर छोटे से छोटा गांव कस्बा भी क्या करता है, हमारे देश का निर्माण करता है। देखिए, भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन 1966 में हुआ था। किसका गठन हुआ था? भारतीय पर्यटन विकास निगम। देखो, पर्यटन मैंने अभी बताया ना, पर्यटन, मैं आगरा जाऊंगा घूमने। क्यों जाऊंगा घूमने? जब रोड अच्छे होंगे, वहाँ पे खाने की सुविधा होगी, होटल की सुविधा होगी, वहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा होगा, तभी कहाँ जाऊंगा मैं? पर्यटन, यानी कि घूमने। पर्यटन का मीनिंग होता है कहीं पर भी घूमने जाना, सिर्फ वहाँ की लोकप्रियता की वजह से। ठीक है, तो इस चीज़ पर हमने कब ध्यान दिया? 1966 में। पर्यटन दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार क्या है? हम सोचते हैं स्टील का व्यापार है, लोहे का व्यापार है, इस सोने का व्यापार है, बट सबसे बड़ा व्यापार किसका है? पर्यटन का, घूमने घामने का। सबसे ज़्यादा पैसा इंसान का किस में खर्च होता है? इसी चीज़ में ही खर्च होता है। देखो, नेक्स्ट है हमारा, देश में सड़कों की कुल लंबाई 32 लाख किमी नहीं, किलोमीटर है। ये कब का आंकड़ा है? ये आंकड़ा है लगभग आज से 5 साल पहले का। आज को रोड क्या हो गई है, क्योंकि नया आंकड़ा भी आया नहीं है। वैसे नितिन गडकरी जो हमारे रोड मंत्री हैं, उन्होंने जारी तो करा है, बट अभी पुख्ते रूप से जारी नहीं करा है। तो लगभग, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन अब भारत का कैश किस में स्थान हो गया? रोड में भी नंबर 1 है भारत। भारत कहाँ पर है? नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है, देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे सुने भाई, तुम्हारे गांव से हाईवे गुजरा है, आता है ना कि भाई इनके गांव से हाईवे गुजर गया, इन्हें तो माला माल कर गया, तो यानी कि नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे कैसे होते हैं? मतलब कि जो कम टाइम में किसी बड़ा जो कहते हैं रास्ता तो उसे तय करते हैं। क्या तुम्हारे आसपास कोई नेशनल हाईवे बन रहा है? हाँ, सामने। हाँ जी, बन रहा है। कौन सा? वो है हमारे यहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गुड़गांव टू हिमाचल प्रदेश। ये जो दिल्ली पुलिस पे जो बन रहा है ना, ये, हाँ, ये गुड़गांव से लेकर हिमाचल प्रदेश तक। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश का जो सफ़र है वो पहले होता था 8 घंटे 7 घंटे, और ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो 6 घंटा, और नॉर्मल स्पीड में चलोगे तो 7 से 7.5 घंटे में तुम पहुंच जाओगे। लेकिन अब जो हो गया, इस नेशनल हाईवे बनने से मात्र 4 4.5 घंटे में तुम कहाँ पहुंच जाओगे? दिल्ली में। 2 घंटे का सफ़र बचा। अब इस हाईवे बनने से क्या फ़ायदा हुआ? मान लो कोई आदमी 24 घंटे काम करता है, ठीक है, और वो दिन में हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के हद से हद 2 चक्कर लगाता है, ठीक है, क्योंकि 6 घंटे का एक चक्कर है, तो 6 2 ही चक्कर लगा पाएगा। लेकिन अब वो आदमी 12 ही घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे में सफ़र कर रहा है, तो 4 4 4 यानी कि कितने? 3 चक्कर लगा रहा है वो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? वो एक बारी में 10,000 लेता है,
एक दिन में कितने कमा रहा है? 20,000। अब एक दिन में 8,000 भी ले लेगा तो कितने कमाएगा? 8 कमा 8 2 16 8 दिया 24,000। पहले की तुलना में कितने हज़ार का फ़ायदा हुआ? 4,000 का फ़ायदा हुआ। इससे 4,000 का क्या करेगा वो? एक्स्ट्रा चीज़ों पर खर्च करेगा, अपने बच्चे की पढ़ाई पर और अच्छे स्कूल में भेजेगा और अच्छे कोचिंग में भेजेगा। इससे ये हमारे देश का फ़ायदा होगा। हाँ जी, नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे हम। तो हमारे देश में कितने नेशनल हाईवे हैं? 292, 292। ठीक है, जो 1 से लेके 235 तक हैं वो कैसे हैं? 1,00,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। हाँ जी, देखो देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH7 है या NH44 है। NH यानी कि स्मॉल। कौन सा है? NH47A। ठीक है, ये है। ये जो है ये वाला है मुंबई में। ठीक है, और जो ये वाला है ये डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक का रास्ता है। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम में। मैप मिल गए थे तुमको? खोल लो मैप ना, अपनी कॉपी के पीछे चिपका लो। मीन्स ऐसे, देखो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप में ग्रैंड ट्रक रोड, GTR का नाम सुना है? GT रोड, GT रोड का नाम सुना है ना? फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। जो को इसमें बड़े बड़े ट्रक जाते हैं। ये जो GT रोड होती है ना, ये जो GT रोड है, इसमें ये होता है अगर तुम एक बार चढ़ गए तो लगभग 3 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद ही तुम्हें क्या होगा? नीचे उतरने का रास्ता मिलेगा। इसमें गाड़ियाँ धड़ाधड़ चलती जाती हैं। एक स्पीड सेट होती है कि आप अपनी गाड़ी 50 से कम नहीं कर सकते। यहाँ पर जो NH होते हैं, नेशनल हाईवे, इनकी भी यही क्वालिटी होती है। इनके बीच में ना तो कोई टोल लगता है ना कुछ होता है। बस शुरू में एक टोल लग जाएगा और अंत में एक टोल लग जाएगा। बाकी तुम एक बार चढ़ गए तो फिर सुर गाड़ी क्यों क्या होती है एकदम। तभी तो भाई यहाँ पे 3-6 घंटे का सफ़र हम 4 घंटे में तय कर रहे हैं। बीच में कोई प्रावधान नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। देखिए नेक्स्ट है 10 नवंबर को परिवहन दिवस तथा 7-13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, तुम्हारे पेपर में आ सकता है। 10 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? परिवहन दिवस। कौन सी? ग्यारह से कौन सी? 7 से 13 को लेकर पूरा वीक हो गया ये एक। तो पूरे हफ्ते क्या मनाते हैं हम? सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा किस चीज़ से करनी है हमें? चोरों से? एक्सीडेंट से? सुरक्षा किससे करेंगे भाई? चोर वोर सामान ले जाते हैं रोडों का, उन सामान को कौन सा होगा कि कहते हैं वो बाबा जी का क्या बोलता है, खजाना लगाए तो चोरों से छुपाना।
तो किससे सुरक्षा करनी है? अपने आप की सुरक्षा करनी है सड़क से, दुर्घटनाएं ना होए। हेलमेट पहन के रखें और गाड़ी में सीट बेल्ट लगा कर रखें और अपनी गाड़ी को बिल्कुल सही टाइम पे क्या करवाएं, उसकी सर्विस करवाएं। सर्विस ना होने की वजह से ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे गाड़ी में क्या हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है और वो रोड पे चलते चलते लैग कर जाती है और बंद हो जाती है, ब्रेक लग जाते हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं, स्लिप भी हो जाती है। उसके सही टाइम पे टायर ना बदले जाएं तो। देखो, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लंबाई, यानी कि सबसे लंबे लंबे रोड कहाँ बन रहे हैं? महाराष्ट्र में। देखो आज को ना, देखो ये है दिल्ली, ठीक है। जो मोदी सरकार है वो कितनी होशियार है। दिल्ली में अब यहाँ पर है आपका हरियाणा, हरियाणा से माल जाना है कहाँ पे? यूपी में। तो सरकार ने क्या करा, रोड बनाए ऐसे और कुछ इस तरीके से क्या करा, ये कर दिया। यहाँ से कोई सामान जाना था ऐसे, यानी कि दिल्ली में बीच में से रोड नहीं निकाला सरकार ने। बीच में से रोड निकालेंगे, एक तो जगह नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, रोडों पे क्या लगेगा, जाम लगेगा। तो सरकार ने क्या, कितना बढ़िया आइडिया लगाया कि दिल्ली के पास पास जिन्हें दिल्ली में उतरना है उनके लिए अलग से क्या कर दिए, जैसे ही दिल्ली वाला रोड है तो उन्हें अलग से यहाँ पे क्या दे दिया, तुम्हें दिल्ली जाना है तो तुम यहाँ से कट के दिल्ली में चले जाओ, और जिन्हें यूपी जाना है वो इसी रोड पे क्या करते रहो, सीधे चलते रहो। ये कर रखा है सरकार ने। ये किनकी कलाकारी है? हमारे देश के इंजीनियरों की। पता लगता है ना कि देश के छोटे से छोटा आदमी कहाँ से कहाँ कितना काम करता है। देखो, सड़कों की न्यूनतम यानी कि सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में लंबाई क्यों है छोटी? एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है, और डेंसिटी ज़्यादा है लोगों की, यानी कि लोग दूर दूर रहते हैं, डेंसिटी कम है लोगों की, और पहाड़ी एरिया है। अब पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे कैसे करेंगे, रोड बनाएंगे? बना सकते हैं, बट सरकार क्या करती है, जब वहाँ पे लोग ही नहीं है तो फ़ायदा क्या? कुछ चीज़ों को क्या करके रखना चाहिए, हमें संरक्षण करके रखना चाहिए। संरक्षण का मीनिंग, ज़्यादातर लोग वहाँ पे ना जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा पर्यावरण कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, शुद्ध रहेगा। तो इस वजह से भी सरकार नहीं चाहती, बट वहाँ के लोग क्या समझते हैं कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। इसलिए सरकार यहाँ से जो लोग आते हैं, जो पहाड़ी एरिया से जो लोग आते हैं, उन्हें क्या देती है, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देती है, जिससे क्या हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, कि हम पहाड़ों के हैं, हमें कोई सुख सुविधा ही नहीं है। देखो नेक्स्ट बात है, सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक घनत्व यानी कि मान लो जैसे कि ये केरल है, ठीक है, और ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक रोड ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यूं यूं, और केरल में कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये, यानी कि सड़कें क्या आपस में चिपकी चिपकी है। सड़कों की संख्या ज़्यादा भी है प्लस चिपकी चिपकी भी है वो आपस में। तो घनत्व का मतलब समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम सड़क घनत्व, यानी कहाँ पर है, यानी कि ये महाराष्ट्र नहीं, ये क्या है, जम्मू कश्मीर, और ये क्या है, केरला, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक कच्ची सड़कें कहाँ पर हैं? उड़ीसा में। सबसे कमज़ोर सड़क कहाँ पर है? उड़ीसा में। वहाँ पे
जो मेन शहर है बस वहीं पर क्या है, सड़कों का निर्माण है। लेकिन जो गांव कस्बे हैं वहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नहीं, क्या किस चीज़ का है ये इंस्टीट्यूट? रोड रिसर्च। रोड की क्या होती है यहाँ पे? रिसर्च होती है। अब देखो हमारे पास प्लास्टिक कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है प्लास्टिक हमारे पास। तो ये इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, यहाँ पे क्या रहते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं। ये सोचते हैं भाई जो हमारे पास प्लास्टिक बची है, इस प्लास्टिक को पिघाल कर क्यों ना हम सड़क का निर्माण कर लें। जो कोलतार बनता है वो मतलब जो सरेस जो मतलब होता है, क्या चीज़? जो सड़क बनती है उस सरेस। सड़क किस चीज़ से बनती है? अरे नहीं, वो तो मुझे पता है, बजरी हाँ, जो काला काला जो तेल कोलतार होता है। कोलतार होता है, ये कुछ केमिकल ही होता है ना। ये बहुत सारे केमिकलों का मिश्रण होता है। जैसे काली प्लास्टिक हो गई, उसे पिघाल कर, पिन्नियाँ हो गई, उन्हें पिघाल कर जो रस निकलता है, यानी कि जो ये तारपीन बोलते हैं कहीं पे कोलतार बोलते हैं। कोल मतलब कोयला। कोयले को मिश्रित करके कुछ प्रॉपर्टी होती हैं इन चीज़ों की, जो आपस में क्या रखती हैं, चिपकी रहती हैं, जिससे सड़क क्या होती है, मजबूत बनती है। लेकिन ये सब चीज़ें हमने कहाँ से डेवलप करी? इस इंस्टीट्यूट से। इस इंस्टीट्यूट ने बताया कि हमको रोड में क्या करना चाहिए, कोलतार डालना चाहिए। हमको पुलों को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे हिस्सों में रखना चाहिए, जिससे क्या हो, भूकंप आए तो हमारा सिर्फ एक ही हिस्सा गिरे, पूरा पुल ना गिरे। अब तुम बड़े बड़े पुलों पर जाओगे, सिग्नेचर ब्रिज पे गए हो, वहाँ पे खड़े होते हो, जब ट्रक जाता है तो पूरा रोड क्या होता है, हिलता है। ऐसा क्यों? सरकार ने कच्चा बनाया है वो, फिर ऐसा क्यों? अगर मान लो वो पक्का हो गया, बिल्कुल ठोस हो गया, या तो उसे बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कहीं से कमज़ोर हो गया तो वहीं से क्या हो जाएगा, वो टूटता हुआ चले जाएगा। जैसे क्या होती है, कोई भी ले लो, सिल्ली ले लो तुम, बड़ी सिल्ली होती है, एक जगह से टूट जाए और लोग बाग उस सिल्ली से गुजरते रहें तो क्या हो जाएगी, वो सिल्ली टूटती हुई चली जाएगी। हाँ, वहीं हमने थोड़ी सी कमज़ोर सिल्ली रखी और कुछ इस तरीके की सिल्ली रखी कि उसके नीचे रबड़ है, तो क्या है, वो बाउंस होएगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के लक्षद्वीप में सड़क है ही नहीं। सड़क कहाँ पर नहीं है? मान लो तुमने किसी से क्वेश्चन पूछा, कोई तुम्हारे घर में आया, उनने पूछा कि भाई ये बताओ वो बताओ, तुम उससे पूछो कि तुम ऐसा देश का ऐसा कोना बताओ जहाँ पर सड़क ही नहीं है, क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। आम लोग कौन पढ़ेगा इस चीज़ के बारे में कि लक्षद्वीप में सड़क ही नहीं है, बताओ। और तुमने घुमा फिरा के पूछ लिया, चलो तुम ये बता दो सबसे कम घनत्व सड़क वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? बताओ। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। देखो, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? वायु यानी कि एरो प्लेन की 1911 में इलाहाबाद के नैनी के बीच हुई थी। देखो, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब से हुई थी? 1911 में। और एक चीज़ याद रखना, 1912 में कोलकाता से न्यू दिल्ली क्या बनी थी? राजधानी बनी थी। पहले हमारी राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। लेकिन 1912 में कोलकाता से राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई? न्यू दिल्ली। ठीक है, ये चीज़ें पूछा करो तुम आपस में एक दूसरे से, अपने भाई से, चाचा से, इन सब से, क्या आपको ये पता है? और उनसे भी ना तो गली में दोस्त हो गए तुम्हारे, आस पड़ोस वाले हो गए, उनसे तो घरों में आपस में एक दूसरे से पूछा करो।
देखो, वायुदूत की स्थापना 22 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। देखो, वायुदूत, वायुदूत क्या है? एक एरोप्लेन की कंपनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1981 में, लेकिन इसी के 10 साल बाद, लगभग 11 साल बाद, इसे किससे मिला लिया? एयर इंडिया है, कौन सी है? इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस जो भारत की जो वो है, जो भारत की सरकारी कंपनी है, कौन सी? इंडियन एयरलाइंस। इसके साथ किसे मिला लिया था हमने? वायु दूत को। देखो, जो पहली बार जो प्लेन आए थे ना, आपने रतन टाटा का नाम सुना है? उनके फादर थे JRD टाटा, वो लाए थे पहली बार भारत में प्लेन। कब आया था भारत में प्लेन पहली बार? 1911 में। ये कौन सी कैसी कंपनी थी? प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने क्या करा कि अपनी जो कंपनी थी एरोप्लेन की, उन्होंने कहा कि नहीं, ये देश की कंपनी है, ये मेरी कंपनी नहीं है। किसकी कंपनी है? ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए क्या कर दिए? अपने देश को यूं ही दे दिए। JRD टाटा, और उनके बेटे कौन है? रतन टाटा। नाम सुना है इनका? नहीं सुना? तो गलत बात है, क्योंकि हमें गिने चुने लोग बचे हैं देश के जिन्होंने देश को संभाल रखा है, जिसमें से JRD रतन टाटा जी क्या है? एक नाम है। देखो, दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन सा है? दुनिया की पूछ रहा हूँ मैं, भारत की बता रहे हो। देखो, दुनिया में अभी फ़िलहाल में जो सबसे अमीर आदमी है उसका नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क। और दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस। तीसरे नंबर पर है बिल गेट्स। चौथे नंबर पर है वॉरेन बफेट। पांचवें नंबर पर है शायद टिम कुक। सातवें पे हैं हमारे मुकेश अंबानी। धीरूभाई अंबानी इनके पापा थे, मुकेश अंबानी के पापा थे धीरूभाई अंबानी। तो हम इनकी बात कर रहे थे। इन्होंने क्या करा था? अपनी एयरलाइंस को किसे दे दिया था? देश को दे दिया था। और अभी एक एयरलाइंस है जिसका नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया, वो भी इन्होंने दे दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम किस चीज़ की? एयर इंडिया की स्थापना 1953 में। एयर इंडिया की स्थापना 1900 किसकी? एयर इंडिया। एयर की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। देखो, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई थी। पवन हंस की स्थापना 1985 में। पवन हंस की स्थापना कब हुई थी? 1900। ये क्या है? देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेशनल एयरबेस। 1933 में स्थापित हुआ था एयरबेस। देखो, इंडियन नेशनल की स्थापना कब हुई थी? INA के तुम्हें पता है कौन थे? इनकी स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। सुभाष चंद्र
बोस ने करी थी। किसकी स्थापना? आईएनए की स्थापना। अच्छा, आपको पता है देश का सबसे शक्तिशाली नौकर कौन सा होता है? हाँ, यानी कि सरकारी सेवा में जो नौकरी करते हैं, कौन सा किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है? आर्मी। तो अलग हो गई, वो तो लड़ाई वड़ाई में हो गई। जो नॉर्मली होती है हमारे क्षेत्र में, पुलिस वालों में भी कुछ रैंक होती हैं, एसएचओ, डीसीपी, एसीपी, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। ज़्यादा पावरफुल किसकी होती है? आईएएस। फुल फॉर्म इसकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में इस पेपर को क्या कर दिया था? पास कर दिया था। और पास करने के बाद भी कह रहे मैं नहीं कर रहा तुम्हारी नौकरी, मैं तो बस दिखाना चाहता था कि हम इंडियंस भी पागल नहीं हैं, हम इंडियंस भी हर पेपर को पास कर सकते हैं। कभी तुम सोच रहे हो कि तुमने ये पेपर बना दिया, दुनिया का सबसे कठिन पेपर, और तुम्हारा ही राज चल रहा है, हम भी इस पेपर को पास कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। इनमें इतना जुनून था देश को आज़ाद करने के लिए, इन्होंने खुद की आर्मी बना ली, जिसका नाम क्या रखा था? इंडियन नेशनल एयरबेस। देखो नेक्स्ट है हमारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। किस चीज़ का गठन किया गया था? विमानन भारतीय विमानन प्राधिकरण। विमानन प्राधिकरण क्या है भाई? मान लो एक एरोप्लेन उड़ रहा है, दूसरा एरोप्लेन भी उड़ रहा है, अब दोनों के टकराने की संभावनाएं हो सकती हैं। एक एरोप्लेन उतर रहा है, ठीक है, रनवे पर, दूसरा एरोप्लेन यहीं से क्या हो रहा है? चढ़ रहा है, तो दोनों के टकराने की संभावनाएं हो सकती है। हमारा देश है, मान लो हमारा देश है, अब बाहर का एरोप्लेन हमारे देश में आ गया, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसी सब के ध्यान रखने के लिए हमने किसकी स्थापना करी है? भारतीय विमानन प्राधिकरण की। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1995 में। नेक्स्ट है विश्व का बड़ा यात्रो विमानन एयरबस ए। देखो एयरबस A380 है। सबसे बड़ा एरोप्लेन कौन सा है? 380। ग्लोब मास्टर 60 आज के टाइम पे सबसे बड़ा कौन सा है? ग्लोब 60। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये होता है देखा तो है मैंने, दूर से देखा है। इतना बड़ा होता है, लगभग इसमें 500 आदमी आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े होते हैं। देखो कोच्चि का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है, जिसका नाम क्या है? नेदू बसरी कैसा है?
नेदू बसरा हवाई अड्डा कैसा है? निजी। निजी का मतलब? पर्सनल। निजी मतलब पर्सनल, सही बात, बिल्कुल। यानी कि प्राइवेट पहला एयरपोर्ट कौन सा है प्राइवेट? कोच्चि का। कोच्चि का कौन सा? नेदू बसरी निजी एयरपोर्ट है। ठीक है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1900 किसकी स्थापना हुई थी? ठीक है। भारतीय जहाज रानी की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1900। 2 अक्टूबर को कुछ और हुआ था हाँ। क्या? गांधी जी का बर्थडे। और और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे था, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय जहाज रानी का बेड़े की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान है, एशिया में दूसरा। देखो जहाज रानी क्या है? ये जो बेड़ा होता है, मान लो ये समुंदर है, ठीक है। यहाँ पे क्या रुका है? सारे जहाज रुके हैं। यानी कि 17वें नंबर का क्या है? ये सबसे बड़ा वो है। स्टेशन होते हैं, रेलवे स्टेशन, रेलें खड़ी होती है वहाँ पे। ऐसे ये कौन सा है? यहाँ पे क्या खड़े होते हैं? पानी के जहाज। विश्व में कौन से नंबर का है ये? 17वें नंबर का। लेकिन एशिया में कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। सबसे बड़ा एयरपोर्ट है किन लोगों का? पानी वाले जहाज़ों का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी, जिसका विश्व में 17वां और एशिया में दूसरा स्थान है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े और 200 छोटे क्या है? बंदरगाह किसे बोलते हैं? जिसमें क्या कहते हैं? बंदर, नहीं, जो बंद रहते हैं। नहीं, बताओ फिर। इसमें एक जहाज आता है। जहाज का मतलब बहुत सारे मतलब एक साथ। अरे यार वेट भी होता है। देखो ये पानी वाला एरिया है, इसी किनारे में होगा बंदरगाह। जैसे ये क्या है? ये यहाँ पे पानी के बोट आएंगे और रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पे भी क्या जाएंगे? रुक जाएंगे। तो बंदरगाह किसे बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं, जहाँ पे ये क्या खड़ी होती है? पानी की नाव वगैरह। नेक्स्ट है हमारा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई में क्या है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट है, मुंबई के नहावे शेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का नवीनतम आधुनिक बंदरगाह है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? देश का सबसे आधुनिक है और सबसे नवीनतम है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जो कहाँ पर है? मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जो कहाँ पर है? मुंबई में। सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? ठीक है। नेक्स्ट है, कांडला
कांडला कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। देखो जो कांडला बंदरगाह है ये कैसा बंदरगाह है? जुआरी है। यहाँ पे लोग बाग क्या खेलते हैं? जुआ है। जुआ खेलते हैं। दूसरा है ये जुआरी। देखो ये है पानी, ठीक है, और ये है हमारी जमीन। तो पानी क्या होता है? पानी की लहर आती हैं और वापस चली जाती हैं। तो ये वाला क्षेत्र कैसा है? यहाँ पे पानी की लहरें यहाँ तक पहुँच जाती हैं और शाम होते होते पानी कहाँ तक आ जाता है? फिर पीछे चले जाता है। यानी कि इसका कुछ एरिया क्या होता है कि यहाँ तक पानी आएगा शाम तक, लेकिन 6 घंटे बाद पानी कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम? ज्वारीय बंदरगाह। नेक्स्ट है सबसे पुराना एवं कृत्रिम। कृत्रिम मतलब सबसे पुराना बंदरगाह एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है हमारा? चेन्नई का। कृत्रिम मतलब होता है जो नकली हो, जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई का। देखो इंसानों ने जो बंदरगाह बनाया, यानी कि बंदरगाह बनता कैसा है? देखो मान लो नाव खड़ी तो होती है, लेकिन बंदरगाह भी एक बहुत, ये जानना भी तुम्हें बहुत ज़रूरी है कि बंदरगाह आखिर बनता कैसे है। अभी देखो, अभी तुम्हें दिमाग थोड़ा खुलेगा तुम्हारा। ये बोट है तुम्हारी, ठीक है, छोटी सी। एक बोट ये है, इस पे क्या है? बॉक्स रखे हुए हैं, लोहे के कंटेनर। अब ये ये है, ये वाली यहाँ पर है क्या है? बंदरगाह। इसमें पानी कितना आएगा? ये वाली तो आ जाएगी इसमें, लेकिन अगर ये वाली जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? रेते में धंस जाएगी, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है वहाँ पे? कम है। पानी कम है, रेता ज़्यादा है। तो ऐसे शिपों के लिए क्या करते हैं हम? कृत्रिम, यानी कि खुद गड्ढा खोदते हैं। यहाँ पे क्या करा मैंने? इतना गड्ढा खोद दिया, इतना नहीं, लगभग इतना। अब जब ये पानी का जहाज आएगा तो ये क्या आएगा? आराम से आ जाएगा। तुम समझे? ये समुंदर है, ठीक है, यहाँ आया पानी का जहाज, तो यहाँ आके क्या जाएगा? फंस जाएगा वो। लेकिन मैंने क्या करा? एक यहाँ पे गड्ढा खोद दिया, तो पानी का जहाज आराम से अंदर आया और यहाँ पे माल उतर गया और यहाँ से वो वापस चले गया। ये होता है। तो कृत्रिम क्यों बोल रहे हैं? ये नहीं कि कहीं पे भी डंडा लगा दो कि भाई यहाँ जहाज खड़े कर लो अपने, ऐसे नहीं कर सकते। देखो नेक्स्ट है हमारा मुंबई एवं कोच्चि के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। मुंबई प्लस कोच्चि के बंदरगाह कैसे हैं? नेचुरल है, ये अपने आप ही किनारे से कैसे हैं? किनारे से गहरे हैं। और जब किनारे से गहरे हैं तो यहाँ पर क्या आ सकते हैं? पानी के शिप्स, पानी के जहाज आराम से खड़े हो सकते हैं। इनका जो नीचे वाला तल है वो ज़मीन से टकराएगा नहीं, और ज़मीन से नहीं टकराएगा तो ये फूटेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? दाहेज।
दहेज यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केमिकल का काम होता है। केमिकल एक देश से लेके दूसरे देश में लेके जाने हैं, दूसरे देश से हमारे देश में लेकर आने हैं, तो सारा काम कहाँ पर होगा, दहेज में। दहेज कैसा है, केमिकल बंदरगाह है। दहेज कैसा है, केमिकल बंदरगाह है। दहेज कहाँ पर है, ये लिखा है मुंबई में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मुंबई में कहाँ है ये, गुजरात लिख रहा है दहेज के पास, ठीक है। नेक्स्ट है देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम का, यानी कि खूब गहरा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ा पृष्ठीय प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता, यानी कि बिल्कुल चौखंटा है ये। फिर है देश का प्रथम निजी क्षेत्र का स्थापित बंदरगाह कौन सा है, कामराज, पुराना नाम एन्नोर, जो कहाँ पर है, चेन्नई में। ये कैसा है, प्राइवेट है, किसी का प्राइवेट बंदरगाह है ये। पहला देश का प्राइवेट बंदरगाह कौन सा है, कामराज, ठीक है। तो यही थी आज की क्लास। बहुत बढ़िया, तुम बताओ।